हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग AS33 के बारे में पढ़े थे, स्टार्ट किए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। जिसमें हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स का वेटेड एवरेज निकालना सीखे थे कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और फिर हम लोग फॉर्मूला पे पुट करके कैसे EPS निकाला करते हैं, है ना। आज हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जब हमारे पास और आज हम लोग नया कुछ भी सीखने वाले हैं। नया कुछ सीखने का मतलब ये हो गया, आज कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे कि जब डिवेंचर से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है या प्रीफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो किस तरह से काम करना होता है, ठीक है। तो उसके पहले, वो कन्वर्जन करने से पहले हमारे पास दो क्वेश्चन और बचा हुआ है जो आपका पिछले के बेसिस पे ही है, जो पिछला क्वेश्चन क्लास में किया गया था उसी के बेसिस पे है। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बोला है फाइंड EPS फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, यानी 31 मार्च 2023 में हम लोग को EPS निकालने बोला गया है। जब आपके पास दो केस है, पहला केस बोला है कि व्हेन नो शेयर्स वर इशूड ड्यूरिंग द ईयर, यानी ड्यूरिंग द ईयर में कुछ भी शेयर्स इशू नहीं करेगा। तो अगर आप लास्ट क्लास समझे हो, लास्ट क्लास अगर आप वीडियो देखे हो तो आपको पता होगा कि जब ड्यूरिंग द ईयर में कोई भी शेयर्स को इशू नहीं किया जाता है तो इसका मतलब जो हमारे पास ओपनिंग होगा वही हमारे पास क्लोजिंग तक रहेगा नंबर ऑफ शेयर्स, या जो हमारे पास क्लोजिंग में होगा वही हमारा ओपनिंग में भी रहा होगा, हाँ या ना। मतलब उसका एवरेज भी निकाला जाएगा तो उतना ही नंबर ऑफ शेयर्स निकलेगा। बोलो बात क्लियर चीज। और अगर आप लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो बिल्कुल देख लो, क्योंकि अगर लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखोगे तो आज का क्लास समझ में शायद ना आए, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो देख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा केस बोला है कि अगर 2400 शेयर्स वर इशूड ऑन 30/11/2022, तो हमारे पास अगर दो केस दिया हुआ है कि जब साल भर में कभी भी कुछ भी शेयर्स इशू ना करे तब बताओ, और जब 2400 शेयर्स को इशू करता है 30/11/2022 में तब बताओ कि हमारा EPS कितना निकलेगा। यानी दोनों केस में आपको EPS निकाल के बताना है। डेटा हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में देखो EBIT दिया हुआ है। अभी तक जो क्वेश्चन करते थे वो उसमें या तो पाफेस डायरेक्टली दे देता था, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, या तो पैट देता था, PBT देता था, इस तरह का काम करते थे। यहां पे हमारे पास EBIT दिया हुआ है, मतलब थोड़ा और ऊपर का पार्ट दिया हुआ है, यानी EBIT से पाफेस तक हम लोग को आना पड़ेगा। तो EBIT दिया हुआ है 92,000 का, टैक्स का रेट है 25%, डिवेंचर बोला है 12%, डिवेंचर है 1 लाख रुपए का, और इक्विटी शेयर्स ऑन 31 मार्च 2023। ये एक नया बात यहां पे मिलेगा तुमको कि देखो इक्विटी शेयर्स जो दिया हुआ है वो क्लोजिंग डेट का दिया हुआ है, ओपनिंग डेट का नहीं दिया हुआ है। मतलब ये कि हमारे पास ये तो 2023 का निकालना है, मतलब इसका ओपनिंग तो 1/4/22 रहा होगा, 1 अप्रैल 2022 का रहा होगा। तो ओपनिंग डेट का इक्विटी शेयर्स ना देके आपको क्लोजिंग डेट का इक्विटी शेयर्स दे दिया है। तो यहां पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला बात है, क्या लगाना है बताएंगे। और 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 80,000 रुपए का। ये सारा डेटा देते हुए हम लोग को बोला है EPS निकालना है। तो पहले हम लोग करेंगे केस नंबर A का, जब ड्यूरिंग द ईयर में कुछ भी इशू नहीं करता है तब, और फिर करेंगे उसके बाद दूसरा वाला। तो आइए हम लोग पहले A नंबर वाला पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहां पे इस तरह से लाइन खींच देते हैं और इसको सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले A नंबर का काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। A नंबर वाले में हम लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, पाफेस का कैलकुलेशन, क्योंकि पाफेस का कैलकुलेशन जरूरी है यहां पे। तो लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर पाफेस, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जिसको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है फिर से सुन लेना, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। या तो अवेलेबल बोलो या तो एट्रीब्यूटेबल बोलो, बात एक ही है हमारे पास। तो इस तरह का हमारे पास पाफेस निकालने का तरीका सीखेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, तो EBIT से डेटा दिया हुआ है तो EBIT से स्टार्ट करेंगे, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ये क्वेश्चन में 92,000 का दिया हुआ था तो 92,000 यहां पे लिख देंगे। अच्छा, EBIT से लेस क्या किया जाता है, इंटरेस्ट। आपको स्टेटमेंट पहला क्लास में ही बताया दिया गया था कि स्टेटमेंट हमारा पूरा EPS तक का क्या होता है। अगर आप फर्स्ट क्लास का वीडियो नहीं देखे हो तो उसका भी देख लेना, यानी लास्ट क्लास का, और उसके बाद यहां पे आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे इंटरेस्ट का बात होगा। बताओ डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना होगा, तो एक बार चेक करेंगे डिवेंचर है कितने का। तो देखो डिवेंचर आपके पास 1 लाख रुपए का है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो ठीक है, यहां पे हम लोग को करना पड़ेगा 1 लाख और इसी के ऊपर 12% अप्लाई करेंगे। तो 1 लाख के ऊपर 12% 12,000 होता है, तो 12,000 रुपए का इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो बताओ EBIT में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो 80,000 रुपए का EBT निकल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स निकल जाएगा हमारे पास 80,000 रुपए का। बोलो बात समझ में आ रहा है।
और ईबीटी के बाद हम लोग टैक्स माइनस करते हैं, तो टैक्स एट द रेट देखो कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो टैक्स का रेट देखो यहां पे दिया हुआ 25%, यानी टैक्स एट द रेट 25% अप्लाई करना पड़ेगा इसी अमाउंट पे, तो 20,000 रुपए का यहां पे टैक्स निकल जाएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 60,000 का निकल जाएगा। जब ईबीटी से टैक्स को माइनस करते हैं तो ईएटी निकल जाता है, ईएटी या इसको पीएटी भी बोला जाता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोला जाता है, जो कि 60,000 रुपए का निकल गया है। अभी हम लोग का खत्म नहीं हुआ है काम, पाफेस तक जाना है, तो अब यहां से हम लोग को प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। अगर प्रीफरेंस शेयर रहेगा तो डिविडेंड का काम करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, मतलब रेट का होना जरूरी है। देखो यहां पे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 80,000 रुपए का दिया हुआ, ध्यान रखना, अगर ये 80,000 रुपए का प्रीफरेंस शेयर तो दिया है लेकिन रेट नहीं दिया रहेगा तो प्रीफरेंस डिविडेंड तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है तो डिविडेंड निकाल पाएंगे। तो बताओ 80,000 का 10% निकलेगा हमारा, तो यहां पे जाके लिखेंगे 80,000 इंटू 10%, बताओ 80,000 इंटू 10% 8,000 रुपए का होता है, तो 8,000 रुपए का हमारे पास प्रीफरेंस डिविडेंड हो गया, तो 52,000 का हमारे पास पाफेस निकल गया। लीजिए, जिसका इंतजार था वो हमारे पास कैलकुलेट होके आ चुका है, मतलब पाफेस का कैलकुलेशन हो चुका है, 52,000 निकल के आ गया है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? एंड यहीं से चलो कर लेते हैं, एंड बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना का होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना का होगा? बोलेंगे सर आइए एक बार हम लोग देखते हैं, पहला नंबर जब केस कर रहे थे तो कुछ भी शेयर्स को इशू नहीं किया गया था, इसका मतलब ये कि जो आपके पास क्लोजिंग में है वही आपका ओपनिंग रहा होगा, वही आपका बीच में रहा होगा, वही आपका एवरेज रहा होगा, हाँ या ना। तो बस जो दिया हुआ है उसी का, जब ड्यूरिंग द ईयर में कुछ भी इशू नहीं करता है तो जितना नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है उसी को हम लोग अप्लाई करते हैं, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 शेयर्स है, तो ये 10,000 शेयर्स को यहां पे लिख लेंगे, तो 10,000 शेयर्स है। तो बताओ देयरफॉर क्या ईपीएस नहीं निकल पाएगा? तो बोलेंगे सर ईपीएस का फॉर्मूला पाफेस बाय नंबर ऑफ शेयर्स होता है, तो पाफेस दिया हुआ है 52,000 का और इक्विटी शेयर से 10,000 का, अगर डिवाइड कर देंगे तो 5.20 निकल जाएगा, 5 रुपया 20 पैसा का हमारे पास निकल जाएगा ईपीएस, 5 रुपया 20 पैसा का ईपीएस निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो इस तरह से आपका आंसर भी मैच कर रहा होगा। देखो यहाँ पे ईपीएस का पहला आंसर 5.2, ये कॉमा लग गया, यहाँ पे पॉइंट होगा, तो 5.20 हमारा यहाँ पे ईपीएस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? अब बी नंबर वाला सॉल्व करना है, लेकिन बी नंबर को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, तो पहले हम समझाने से पहले यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं पहले चीज को, बी नंबर में कैलकुलेशन। अच्छा सुनना, अच्छा पाफेस में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि पाफेस जिस तरह से निकाला गया उसी तरह से हम लोग का होगा, क्योंकि बी नंबर वाले केस में क्या बोला है कि अगर 2400 शेयर्स को इशू करता है 30/11/2022 को, तो बताइए ये तो शेयर्स वाले से रिलेटेड है, यानी आपका नंबर ऑफ शेयर्स में चेंजेस का बात करना है ना। और हम लोग जानते हैं कि जब बीच में कुछ भी इशू किया जाता है तो उसके लिए वेटेड एवरेज का काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? वेटेड एवरेज का काम करना पड़ता है, यानी हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स जो निकालना पड़ेगा वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। लेकिन पाफेस में कोई आंसर अंतर नहीं होगा, यानी पाफेस जिस तरह से निकला हुआ है उसी तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। आया समझ में? तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, वेटेड एवरेज का कैलकुलेशन करते हैं, पाफेस तो यही वाला हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग बी नंबर वाले में क्या करते हैं पता है, यहां पे लिखते हैं कैलकुलेशन फॉर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसका कैलकुलेशन हम लोग यहां पे कर रहे हैं। ध्यान से समझना, यहां पे एक नया बात तुमको मिलेगा, और वो नया बात बताने से पहले हम तुमको यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहते हैं, एक बार समझना अच्छे से। बताओ अगर हम तुमको बोलें कि 1/4/2022 में तुम्हारे पास 10,000 शेयर्स था, और फिर तुम 1/7/2022 को फिर से इशू किए हो 2,000 शेयर्स, समझना ध्यान से, 2,000 शेयर्स को इशू किए हो, तो बताओ इसका मतलब 1/4/22 से 1/7/22 हर महीना तुम्हारा कितना रहा होगा? 10,000 शेयर्स करके रहा होगा। लेकिन 1/7 के बाद जितना भी महीना का बात करेंगे, अगर कुछ और भी इशू या बायबैक नहीं हुआ है, तो हर बार तुम्हारा कितना का रहा होगा? 12,000 का रहा होगा, क्योंकि 10,000 में 2,000 इशू किया है तो हमारा 12,000 का हो गया, इसका मतलब इसके बाद तुम्हारा 12,000 हो गया। बोलो समझ में आया? तो इसका मतलब 1/7 में भी रहा होगा, 1/8 में भी, 1/9 में भी, 1/10 में भी, हर महीना, यानी 31 मार्च 2023 तक भी आपके पास कितना रहा होगा? 12,000 रहा होगा, अगर कुछ डेटा और नहीं दिया हुआ है तो, हाँ या ना। तो अब एक बात बताओ, अगर हम तुमको इस डेट का तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन दे देते हैं, क्लोजिंग डेट का इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि तुम्हारे पास 12,000 शेयर्स है, कितना शेयर्स है? 12,000, और तुमको अगर इशू का डेट हम पहले वाला दे देते हैं, यानी इसके पहले का डेट दे देते हैं कि इशू हुआ था 2,000 रुपए का, 2,000 शेयर्स का,
तो एक बात बताओ, इशू करने के पहले इसके पास जो रहा होगा वो कम रहा होगा कि ज्यादा रहा होगा? तो अपने आप तुम यहीं से समझ के बोल सकते हो सर इशू करने के पहले तो कम रहा होगा। इसका मतलब जब क्लोजिंग डेट का दिया हुआ है और ये इसके पहले ही इशू का डेट दे दिया तुम्हारे पास, और ये 2000 शेयर इशू किया था, यानी इशू करने के पहले तुम्हारे पास 12000 में से 2000 माइनस करके तुम्हारे पास 10000 का रहा होगा। बोलो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना? ये समझना बहुत ही जरूरी है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। क्लियर चीज? बोलो ये वाला क्लियर है बात? तो बस यही वाला चीज हम लोग को यहाँ पे मेन सीखना था। तो यहां से रिलेटेड हम बात इसीलिए तुमको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे हम लोग को काम करना है। यहाँ पे काम ये करना है, तुम ध्यान से देखो क्वेश्चन को। बताओ हमारे पास इक्विटी शेयर्स जो दिया हुआ है वो क्लोजिंग डेट का दिया हुआ है 10,000, देख सकते हो 31/3/2023 लिखा हुआ है, जबकि जो बी नंबर पॉइंट में बोला है कि 2400 शेयर जो इशू किया गया था वो 30/11/2022 को किया हुआ था। तो बताओ 31 मार्च 2023 के पहले का इशू है या बाद का इशू है? तो बोलेंगे सर 22 तो पहले आता है, इसका मतलब ये तो पहले का इशू है। तो तुम खुद दिमाग लगा के बताओ, अगर 31 मार्च 2023 में अगर 10,000 शेयर्स है तो इशू करने के बाद का 10,000 है, तो इशू करने के पहले तो कम रहा होगा उसके पास, यानी ओपनिंग से लेकर के 30/11 तक जो उसका डेटा रहा होगा, शेयर्स रहा होगा, वो तो 2400 माइनस करने के बाद पहले रहा होगा। हाँ है ना? यानी 2400 इशू करने के पहले, यानी 2400 माइनस करके रहा होगा हमारा। जैसे हम लोग अभी एग्जांपल में लेके बताए थे 12000 में से 2000 माइनस करके 10,000 रहा होगा उसके पहले, उसी तरह से यहां पे। तो एक यहीं पे नया तुम्हारे पास दिखाए वाला चीज, समझे? क्वेश्चन कभी कभी घुमाता है। अगर ओपनिंग डेट का दे देता तब तो झमेला होता नहीं कि सर ओपनिंग डेट का दे दिया है, बाद में इशू किया है तो बढ़ जाएगा, लेकिन सर ये ओपनिंग ना देके क्लोजिंग दिया है, यानी क्लोजिंग दिया है तो उल्टा सोचना पड़ेगा। उल्टा मतलब जो हम लोग इशू के टाइम में ऐड कर देते थे, यहां पे लेस करके सोचना पड़ेगा, मतलब माइनस करके सोचना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो आइए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करके सीखते हैं, उसके बाद बताएंगे किस तरह से क्या क्या करना है। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे फ्रॉम 1/4/2022 से लेकर के 30/11/2022 तक, क्योंकि 30/11 को इशू कर रहा है, 30/11 तक कितना रहा होगा बता दो? तो बोलेंगे सर 10,000 क्लोजिंग है, 2400 माइनस कर देंगे, यानी 10,000 में से 2400 शेयर्स को माइनस करके जितना भी बचा होगा, कितना महीना जोड़ लो एक बार, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि 30 तारीख है तो नवंबर लेना पड़ेगा, यानी हो गया 8 महीना। कितना हो गया? 8 महीना। तो 8 महीना से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? तो अब बताओ इसका कैलकुलेशन करके कितना आता है? तो बोलेंगे 7,600 हो जाएगा माइनस करके, और इंटू 8 करते हैं तो आता है 60,800, 60,800 शेयर्स हो जाएगा हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो अच्छे से काम कर लोगे, ठीक है? और चलिए अब इसके बाद से काम करते हैं, यानी फ्रॉम अब 30/11/2022 से 30/11/2022 से लास्ट डेट तक 31/3/2023 तक कितना रहा होगा? तो बोलेंगे सर अब तो आसान है, जब हमारे पास 60,000 सॉरी ये दोनों माइनस करके हम लोग का 7,600 हो गया था, और 7,600 के बाद जब इशू किया 2400, अब तो 10,000 का बन चुका है, तो अब तुम डायरेक्टली 10,000 लिख सकते हो, यानी 10,000 शेयर्स रहा है कितना महीना? 4 महीना, क्योंकि नवंबर तो खत्म हो चुका है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीना, तो ये हो गया तुम्हारे पास 40,000 शेयर्स। कितना हो गया? 40,000 शेयर्स। तो देयरफॉर अब बता सकते हो टोटल कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर टोटल दोनों को मिला देंगे, यानी 1,08,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,08,000 शेयर्स हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो ये कैलकुलेशन कर लिए हम लोग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का। अगर किसी को दिक्कत रहा होगा समझने में तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके यहां से देख लोगे, और ये समझना बहुत ही जरूरी है कि अगर ओपनिंग डेट का अगर शेयर्स देता है तब तो बाद में इशू करने से बढ़ता है हमारा आगे चल के, लेकिन अगर क्लोजिंग डेट का देता है, अगर इशू किया गया होगा बीच में तो उसको माइनस करके लिखना पड़ेगा, अगर बायबैक किया होगा तो प्लस करके लिखना पड़ेगा, मतलब उल्टा रिवर्स चलना पड़ेगा तुमको, ठीक है? एंड बताओ पाफेस तो हमारे पास सेम रहेगा, पाफेस तो कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो पाफेस हमारा सॉरी यहां तो हम लोग इसका वेटेड एवरेज निकाले नहीं है, तो टोटल निकाले थे, ठीक है? तो देयरफॉर हम लोग यहां पे करेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। बताओ कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 1,08,000 है, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 9,000 शेयर्स आ जाएगा। कितना शेयर्स आ जाएगा? 9,000 शेयर्स निकल जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर चीज? और ये हमारे पास जब आ चुका है तो अब करेंगे देयरफॉर नहीं, एंड करना पड़ेगा। एंड बताओ पाफेस लिखेंगे, पाफेस कितना का है? तो बोलेंगे सर पाफेस पहले ही निकल चुका हमारे पास 52,000 रुपीज का, तो देयरफॉर बताओ ईपीएस हमारे पास निकल जाएगा। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? पाफेस यानी 52,000 डिवाइड बाय 9,000 शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बताइए कितना आता है? तो 52,000 डिवाइड बाय 9,000, ये आ गया
5.78 कितना आ गया, 5.78 आ गया। ठीक है, अच्छा यहां पे मिस्टेक हुआ है ना, यहां पे 1,08,000 नहीं होगा, दोनों को ऐड करके 1,08,000 नहीं हो रहा है, 1,08,100 हो रहा है आपका। 60,800 और 40,000 को ऐड करने से 1,08,100 बन रहा है हमारा। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहां पे रफ करना पड़ेगा। चलिए ये हो गया, और भी चेंज करना है हमारे पास, ये हमारा खत्म होगा। चलो अब बाकी कर लेंगे यहां से। बताओ यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1,08,100 बनेगा ये हमारे पास टोटल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बनाना है, तो 1,08,100 को डिवाइड करेंगे हम लोग को कितना से, 12 से। तो बताओ 12 से डिवाइड करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8,400 शेयर्स आ रहा है, 8,400 शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे 8,400 शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 8,400 शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। बताओ ये हो गया 8,400 से डिवाइड करके, बताओ कितना आता है, 52,000 डिवाइड बाय अगर 8,400 करते हैं तो आता है 6.19। तो 6.19 हमारे पास ये निकल जाएगा, यानी ये दूसरा आंसर निकल जाएगा। आप चेक कर सकते हो आंसर दिया होगा, देखो 6.19 आपका दिया हुआ, ये आंसर भी आ गया। ठीक है, तो चलिए आपका काम है कॉपी करने का, इसको पॉज करके कॉपी कर लो। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कन्वर्जन फ्रॉम डिवेंचर्स या प्रीफरेंस शेयर्स टू इक्विटी शेयर्स, यानी जब आपका डिवेंचर या प्रीफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेगा। तो ध्यान रखना, जब भी कन्वर्जन वाला केस आता है तो आपके पास इतना ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पास जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसमें चेंजेस आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में आपका चेंजेस आएगा। अब बोलेंगे सर किस तरह का चेंजेस आएगा, जब डिवेंचर वाले को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो बताओ पहले डिवेंचर अगर होता था तो उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट होता था, लेकिन अब डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है तो अब तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट होगा नहीं, लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारा इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम उसी तरह से जब प्रीफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेगा तो प्रीफरेंस शेयर्स वाले पे तो पहले डिविडेंड हुआ करता था, और अब प्रीफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो अब इसका डिविडेंड भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है, और लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारा इंक्रीज कर जाएगा, तो इससे इनकम स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। आ रहा है समझ में, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेके तुमको समझाना चाहेंगे, जैसे हम बात करते हैं बिफोर, यानी बिफोर कन्वर्जन का बात कर रहे हैं, और एक आफ्टर कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान से एकदम समझना, बिफोर और आफ्टर करके समझा रहे हैं, और इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो ईबीआईटी से पढ़ने लगता है, इसीलिए एक बार ध्यान रखना, ईबीआईटी से हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं। ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर मान लेते हैं 1,00,000 रुपए का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पहले बिफोर का पूरा काम कर लेते हैं फिर आफ्टर का समझाएंगे हम। ठीक है, तो बताओ, और यहां से इंटरेस्ट माइनस किया करते थे, तो अगर डिवेंचर हमारे पास पहले हुआ करता था तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट मान लेते 10% का इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करते थे, तो 10,000 का निकलता था। 10% इसके ऊपर नहीं, 1,00,000 का हमारा डिवेंचर रहा होगा जिसके ऊपर 10% हम लोग मारते थे तो 10,000 का निकलता था। बताओ हमारे पास ईबीटी कितने का आ गया, तो बोलेंगे सर ईबीटी आ गया 90,000 का। यहां से अगर लेस करते हैं टैक्स, टैक्स का रेट अगर 40% मान लेते हैं तो 9 चौके 36 यानी 36,000 का हमारे पास हो गया टैक्स, तो ईएटी हमारे पास कितना का निकल गया, तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 54,000, यानी 54,000 का हमारे पास ईएटी निकल गया। यहां से अगर प्रीफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे तो मान लेते हैं प्रीफरेंस डिविडेंड जो रहा होगा वो 24,000 रुपए का रहा होगा, एग्जाम्पल ले रहे 24,000 का रहा होगा, तो अब हमारे पास 30,000 रुपए का पाफेस निकलता था। पाफेस कितना निकलता था, 30,000 रुपए का निकलता था। ये बिफोर कन्वर्जन है, ये क्या है, बिफोर कन्वर्जन है। आ रहे समझ में, लेकिन अच्छा ये आफ्टर हम बता रहे हैं, आफ्टर जो बता रहे हैं वो पहले डिवेंचर वाला बता देते हैं, और उसके बाद आफ्टर जो बताएंगे एक बार हम प्रीफरेंस शेयर वाला बताएंगे, एक बताएंगे प्रीफरेंस शेयर वाला। ठीक है, समझना ध्यान से। बताओ जब हमारे पास ईबीआईटी था तो कितना का था, 1,00,000 का, तो 1,00,000 लिखेंगे। बताओ जब डिवेंचर को यहां पे कन्वर्ट करेगा, मतलब पहले इंटरेस्ट हुआ करता था अब डिवेंचर रहा ही नहीं, तो इंटरेस्ट का बात कहां से होगा, मतलब इंटरेस्ट यहां पे नील हो जाएगा, इंटरेस्ट यहां पे नील। तो बताओ यानी ईबीटी कितना का रहेगा, 1,00,000 ही रहेगा, ईबीटी में नो चेंज, 1,00,000 का 1,00,000 ही रहेगा। बताओ टैक्स 40% है तो 1,00,000 का 40% मारेंगे तो 40,000 निकल जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 60,000 का। बोलो बात समझ में आ रहा है, कितना का हो जाएगा, 60,000 का हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्रीफरेंस डिविडेंड, देखो यहां पे सिर्फ डिवेंचर को कन्वर्ट कर रहा है, प्रीफरेंस शेयर को नहीं, तो प्रीफरेंस डिविडेंड तो होगा यहां पे, कितना का होगा, 24,000 का है तो 24,000 का होगा। तो बताओ अब हमारे पास कितना का निकल गया, ये निकल गया 36,000 का। तो तुम समझ सकते हो कि जब पहले हमारे पास इंटरेस्ट हुआ करता था तब पाफेस निकला था कितना का,
30,000 का। लेकिन जब हमारे पास अब इंटरेस्ट नहीं रहा तो अब हमारे पास पाफेस कितना का निकला, 36,000 का। तो जो बिफोर कन्वर्जन होता है उसको बेसिक पाफेस बोलते हैं, और जो आफ्टर कन्वर्जन होता है उसको डाइल्यूटेड बोलते हैं। ध्यान रखना, ये वर्ड पे ध्यान देना, इसको डाइल्यूटेड बोलते हैं। आ रहा है समझ में? तो तुम्हारे पास क्वेश्चन में बोलेगा बेसिक ईपीएस निकालो और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो। बेसिक ईपीएस निकालने बोलेगा मतलब बिफोर ईपीएस, बिफोर कन्वर्जन का बात करेंगे, और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने बोलेगा तो आफ्टर कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। तो ये तो डाइल्यूटेड हमारा पाफेस निकल रहा है, अब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके हम लोग को डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? तो यहां पे एक ट्रिक भी बताएंगे इसका कि शॉर्टकट तरीका कैसे कर सकते हो बिना इतना बार बार स्टेटमेंट रेडी किए हुए। तुम सोच के देखो, बिफोर वाला तो तुमको करना पड़ेगा स्टेटमेंट, लेकिन डाइल्यूटेड वाला जब तुमको करना पड़ेगा तो फिर से तुमको ईबीआईटी से स्टार्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके लिए शॉर्टकट तरीका बताएंगे। और प्रीफरेंस शेयर वाला का भी एक बार चेक कर लेते हैं। बताओ, ईबीआईटी हमारा 1 लाख का था, ईबीआईटी 1 लाख लिखेंगे। जब यहां पे प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर रहा है मतलब डिवेंचर नो चेंज, डिवेंचर है हमारे पास, पहले भी था अभी भी रहेगा, मतलब 10,000 का इंटरेस्ट जो होता था वो 10,000 का इंटरेस्ट रहेगा। तो बताओ अब हमारे पास कितना का आ जाएगा, 90,000, हाँ या ना। अब टैक्स 40% का था यानी 36,000 का, जो यहां पे भी था पहले, तो ये, और उसके बाद हमारे पास ईएटी निकल जाएगा 54,000 का। लेकिन अब प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर रहा है, तो जब प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट करेगा तो प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं आएगा, प्रीफरेंस डिविडेंड अब नहीं होगा, तो इसका मतलब 54,000 का ही हमारे पास पाफेस निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? मतलब ये कि अगर डिवेंचर को कन्वर्ट करेगा इक्विटी शेयर्स में तो हमारा डाइल्यूटेड पाफेस जो निकलेगा वो 36,000 का होगा, और जब डिवेंचर को ना कन्वर्ट करके प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट करेगा अगर तो इक्विटी शेयर्स में, तो डाइल्यूटेड पाफेस हमारा 54,000 का निकलेगा, 54,000 का निकलेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? अब इसी को अगर शॉर्टकट तरीका से हम बताना चाहें तुमको, तो बताओ कैसे करोगे पता है? जब तुम्हारे पास डाइल्यूटेड ईपीएस निकालोगे, क्या निकालोगे, सॉरी ईपीएस नहीं, पाफेस, डाइल्यूटेड पाफेस निकालोगे, डाइल्यूटेड पाफेस निकालोगे अगर तुम कौन सा केस में, जब डिवेंचर वाला का केस में। तो डिवेंचर वाले के केस में क्या करना पड़ेगा पता है तुमको? शॉर्टकट तरीका जो बता रहे हैं, इसको लिखाए हैं अभी, लिखाएंगे तुमको अच्छे से, अभी यहां पे कॉपी मत करना कोई। तो बेसिक पाफेस लिख लेना है, क्या लिख लेना है, बेसिक पाफेस लिख लेना है, और उसमें से प्लस कर देना है। प्लस क्यों पता है? क्योंकि सर डिवेंचर का इंटरेस्ट पहले हुआ करता था, अब हमारा नहीं होगा, तो हुआ करता था तो माइनस करते थे, नहीं होगा तो अब प्लस कर देंगे, किसमें, पाफेस में। तो पाफेस जो आया है ना तुम्हारा बेसिक वाला, कितना का आया था, 30,000, तो वही 30,000 का बेसिक पाफेस में हम लोग का कैलकुलेशन करना है, फिर से पूरा स्टेटमेंट नहीं बनाना है हम लोग को। इसमें क्या प्लस कर देना पता है? इंटरेस्ट को ऐड कर देना है हम लोगों को आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट को ऐड कर देना है। अब बोलेंगे सर आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? बताओ, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना का था, 10,000, और टैक्स का रेट कितना था, 40%, रेट 40%। तो अगर 10,000 में से 40% को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 6,000 का हो जाएगा। फिर से रिपीट, 10,000 माइनस 40%, 10,000 माइनस 40% करोगे तो 6,000 का दिखेगा। तो इंटरेस्ट जो होगा वो 6,000 रुपया ऐड कर दोगे तुम आफ्टर टैक्स वाले में। तो 30,000 में से 6,000 को ऐड कर देने से कितना निकल जाएगा, 36,000। देखो ये डायरेक्टली तुमको 36,000 का निकल जाएगा यहाँ पे डाइल्यूटेड पाफेस, यानी इतना तुमको स्टेटमेंट रेडी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो ये बेसिक लिखा हुआ है ये बेसिक से डायरेक्टली तुम्हारा यहाँ पे डाइल्यूटेड निकल के आ जाएगा। बस ये ट्रिक यूज कर देना है तुमको। क्या करना है, बेसिक पाफेस में से इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स को ऐड कर देना है। बोलो बात समझ में आए? इसको अच्छे से साफ सुथरा यहां पे लिखाया गया, देखो एक बार कि व्हेन डिवेंचर, सेकंड वाला देख लो पहले, व्हेन डिवेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, तो डाइल्यूटेड पाफेस अगर निकालना है तो बेसिक पाफेस प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आफ्टर टैक्स, यानी बेसिक पाफेस में डिवेंचर का इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स को ऐड कर देंगे तो डाइल्यूटेड पाफेस निकल जाएगा। आई बात समझ में? और डाइल्यूटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या हो गया, डाइल्यूटेड मतलब चेंज के बाद, तो चेंज के बाद कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर पुराना वाला और नया वाला दोनों इक्विटी शेयर्स को जोड़ देंगे। बोलो हाँ है ना, यानी पहले जितना का इक्विटी शेयर्स था और बाद में इक्विटी शेयर्स में जितना कन्वर्ट हो चुका है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा हमारे पास। बोलो समझे, ये डाइल्यूटेड हो जाएगा। डाइल्यूटेड मतलब सीधा आफ्टर कन्वर्जन के बारे में सोचेंगे हम लोग, ठीक। अब प्रीफरेंस शेयर वाला जो लिखा हुआ है इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे देख लो। अब वैसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे डाइल्यूटेड पाफेस का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, बेसिक पाफेस प्लस प्रीफरेंस डिविडेंड। देखो यहाँ पे वही वाला बात किया गया है। बताना, अगर हम प्रीफरेंस वाला का बात करते हैं तो अगर डाइल्यूटेड निकालना है पाफेस तो क्या करेंगे, बोलेंगे सर बेसिक पाफेस लिखेंगे, बेसिक पाफेस लिखेंगे और उसमें से प्लस कर देंगे प्रीफरेंस डिविडेंड। देखो तो बेसिक पाफेस कितना का था, 30,000 का था, तो 30,000 लिखेंगे और प्लस प्रीफरेंस डिविडेंड बताओ तो कितना का था, 24,000,
ये 24,000 को ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड करके 54,000 आ जाएगा। देखो ये 54,000 दिख रहा है यहां पे, बोलो बात समझ में आया। तो मतलब बोलने का ये हुआ कि जब तुम्हारे पास डाइल्यूटेड पाफेस का जरूरत पड़ेगा, जब तुमको डाइल्यूटेड पाफेस का जरूरत पड़ेगा इन केस ऑफ डिवेंचर कन्वर्जन, इन केस ऑफ प्रीफरेंस शेयर कन्वर्जन, तो दोनों केस में तुमको क्या करना है, बस बेसिक पाफेस से ही काम कर देना है। बेसिक पाफेस को लेके जो ऐड करना है हम लोग को, अगर डिवेंचर वाला केस है तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जब प्रीफरेंस शेयर वाला है तो खाली प्रीफरेंस डिविडेंड को ऐड कर देना है, अपने आप तुमको यहां पे पता चल जाएगा कितना का होगा। बोले बात समझ में आया। तो चलिए समझने वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग ये वाला चीज को लिख लोगे एक बार, ये वाला पार्ट को एक बार अच्छे से लिख लोगे साफ सुथरा, कि जब प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट करेगा इक्विटी शेयर में तब क्या, और जब डिवेंचर को कन्वर्ट करेगा इक्विटी शेयर में तब क्या। ठीक है, चलिए लिख लिए होगे। बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। यहां पे ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है सो। ठीक है, बोला है फाइंड बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, बेसिक ईपीएस मतलब बिफोर कन्वर्जन और डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब आफ्टर कन्वर्जन, ये दोनों केस हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या डेटा दिया हुआ देखो, बोला है पीबीटी दिया हुआ है 4 लाख रुपए का, फिर आपके पास इक्विटी शेयर्स 10 रुपया वाला दिया हुआ है 12 लाख रुपए का, 12% प्रीफरेंस शेयर दिया हुआ है 10 रुपया वाला 6 लाख रुपए का, और यहां पे लाइन देखो बोला है कि ईच प्रीफरेंस शेयर कन्वर्टेबल टू 1 इक्विटी शेयर्स, यानी जितना भी प्रीफरेंस शेयर होगा, नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर सबको एक एक इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया है। तो बताना एक बार, अगर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल तुम्हारा 10 रुपया वाला 6 लाख का है, मतलब नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर तुम्हारा 60,000 होगा, हाँ या ना। और एक एक प्रीफरेंस शेयर के बदले एक एक इक्विटी शेयर्स दिया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, तो 60,000 के बदले 60,000 शेयर्स हो जाएगा हमारा, है ना। तो कन्वर्जन यहां से समझ में आ गया। रेट ऑफ टैक्स दिया 40%। आपसे पूछा गया था बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों ईपीएस निकालो। आइए एक बार हम लोग निकाल के यहां पे देखते हैं किस तरह का होगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बेसिक ईपीएस निकालने के लिए पाफेस निकालना पड़ेगा। तो आइए यहां पे लिखते हैं कैलकुलेशन फॉर पाफेस, और यहां पे बेसिक वर्ड यूज करोगे और डाइल्यूटेड वर्ड यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कैलकुलेशन फॉर बेसिक पाफेस, आइए बेसिक पाफेस निकालते हैं पहले हम लोग यहां पे। ठीक है, बेसिक पाफेस निकालते हैं। बताओ सबसे पहले क्या दिया हुआ डेटा बताओ। सबसे पहले पीबीटी दिया हुआ है, तो चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। पीबीटी दिया हुआ है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख देते हैं। 4 लाख का दिया हुआ है तो 4 लाख रुपए यहां पे जाके लिख देंगे। 4 लाख था ना, तो यहां पे हाँ 4 लाख था, 4 लाख लिख दिए। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस करना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए, टैक्स माइनस करना होता है। रेट कितना दिया था देखो, 40% का रेट दिया था, तो टैक्स यहां पे @40% मारेंगे। तो बता 4 लाख का 40% हो जाता है 1,60,000, 1,60,000 का टैक्स हो गया। तो हमारे पास 2,40,000 का हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट निकल गया हमारे पास 2,40,000 का। समझ में आया। अब यहां से लेस करेंगे प्रीफरेंस डिविडेंड। प्रीफरेंस डिविडेंड ये बेसिक निकाल रहे हैं तो यहां पे तो होगा डिविडेंड। बताओ 12% है 6 लाख का, 6 लाख का 12% यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली मार देते हैं 72,000 हो जाएगा। चलो दिखाई देते हैं, 6 लाख रुपया है जिसका 12% यानी हो जाएगा 72,000। अब माइनस कर दोगे तो कितना आता है, 168,000 आ रहा है। देखो तो चेक करके 168,000 का निकल गया। ये निकल गया हमारे पास बेसिक पाफेस। क्या निकल गया, ये निकल गया बेसिक पाफेस, यानी बिफोर कन्वर्जन हमारा पाफेस निकल के आ गया है 1,68,000 रुपया का। क्या ये बात सबको समझ में आया, हाँ या ना। अच्छा, एंड बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना का है, तो बोलेंगे सर बिफोर वाले में कुछ भी ऐड नहीं करना है, जो पहले था वही वाला रखना है। तो बताओ बिफोर चेंजेस कितना का था इक्विटी शेयर्स, बोलेंगे सर 12 लाख रुपया का था, 10 रुपया करके, मतलब 1 0 काट दो, 1,20,000 शेयर्स हमारे पास था। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास है वो 1,20,000 शेयर्स है, हाँ या ना। तो देयरफॉर अब तुम बेसिक ईपीएस निकाल सकते हो, बेसिक ईपीएस निकाल सकते हो। क्या करोगे, 1,68,000 को डिवाइड कर दोगे 1,20,000 से, 1,68,000 को 1,20,000 से डिवाइड कर दोगे तो बताओ कितना आ रहा है, आ रहा है 1.4, आ रहा है 1.40, यानी 1 रुपया 40 पैसा का निकल गया हमारे पास बेसिक ईपीएस। आंसर भी दिया होगा, चेक कर सकते हो, 1 रुपया 40 पैसा आपका बेसिक ईपीएस निकल चुका है, हाँ या ना। अब निकालते हैं डाइल्यूटेड। अब डाइल्यूटेड के लिए हम तुमको एक बात बताए कि ये क्या कन्वर्ट कर रहा है उसको देखना पड़ेगा। तो बताओ कन्वर्ट कर रहा है प्रीफरेंस शेयर को, तो प्रीफरेंस शेयर वाला तुमको ध्यान रखना पड़ेगा और इसके लिए डाइल्यूटेड पाफेस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डाइल्यूटेड पाफेस निकालना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो आइए यहां पे कैलकुलेशन करते हैं। नाउ कैलकुलेशन फॉर
कैलकुलेशन फॉर डाइल्यूटेड पाफेस। बताओ डाइल्यूटेड पाफेस निकालने का भी तरीका तुमको बताया ना कि जब प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट करेगा तब क्या करना है और डिवेंचर को कन्वर्ट करना है तब क्या करना है। तो बोलेंगे सिंस, बताओ डाइल्यूटेड लिख दो, डाइल्यूटेड पाफेस इक्वल टू क्या होगा, लिखेंगे सर बेसिक पाफेस, बेसिक पाफेस और इसमें प्लस कर देंगे प्रीफरेंस डिविडेंड। प्लस क्या कर देंगे, प्रीफरेंस डिविडेंड। तुमको पता होगा लिखे थे, प्रीफरेंस डिविडेंड को यहां पे प्लस कर देंगे। तो बताओ बेसिक पाफेस कितना निकाले थे, यहां पे देखो 1,68,000। यानी फिर से स्टेटमेंट आपको रेडी नहीं करना है सर, बस इसी से काम कर देना है। 1,68 और प्लस प्रीफरेंस डिविडेंड। बताओ प्रीफरेंस डिविडेंड कितने का था, 72,000 का था, इसको जोड़ दोगे बस काम हो गया, 2,40,000 का आ गया। कितने का आ गया, 2,40,000 का आ गया। कोई कोई तो यहां पे ये भी करता है, पता है, जो बेसिक पैट लिखा हुआ था वही तुम्हारा डाइल्यूटेड पाफेस हो जाएगा इन केस ऑफ प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट करते हैं तब। जब प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट करते हैं इक्विटी शेयर में तो जो तुम्हारा पैट है ना वही तुम्हारा डाइल्यूटेड पाफेस बन जाता है। सीधा सा बात, समझ में आया। चलो लेकिन ये वाला तरीका यूज करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाफेस निकालना तो पाफेस को ही बेस लेके करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा एंड बताओ डाइल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, डाइल्यूटेड मतलब आफ्टर। तो बोलेंगे बताओ डाइल्यूटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो होगा वो कितना होगा। बोलेंगे सर पहला वाला पुराना वाला यानी 1,20,000 और प्लस नया वाला। बोलेंगे सर पहले 1,20,000 शेयर्स था और जब प्रीफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में चेंज किया तो 60,000 यहां से आ गया। अरे 6 लाख है तो 10 रुपया वाला है ना, तो 60,000 शेयर्स यहां से आ गया। तो इसका मतलब 1,20,000 और 60,000 दोनों को ऐड करेंगे तो 1,80,000 शेयर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,80,000 शेयर्स। तो बताओ देयरफॉर डाइल्यूटेड ईपीएस कितना निकल जाएगा। तो बोलेंगे सर डाइल्यूटेड पाफेस में से अगर डाइल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1.33 का आ गया हमारे पास डाइल्यूटेड ईपीएस। तुम देख सकते हो इसका आंसर भी दिया होगा डाइल्यूटेड ईपीएस 1.33 का। और ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो इसको एक बार कॉपी कर लो, ठीक है, हो गया कॉपी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या ये इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है क्या, चलो नहीं है क्वेश्चन, यानी हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए और ये टॉपिक के लिए, चैप्टर के लिए, ठीक है। पढ़ते क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। फिर से वही दो चीज पूछा है। इसमें पैट दिया हुआ है 3 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ रुपए का पैट दिया हुआ है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है 50 लाख शेयर्स, 50 लाख शेयर्स है, रुपया नहीं है, 50 लाख शेयर्स 10 रुपया करके, चलो ठीक है। 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 50 लाख रुपए का। 10% कन्वर्टिबल डिवेंचर दिया हुआ है 100 रुपया वाला जो कि 50 लाख का है। और बोल दिया है ईच डिवेंचर विल बी कन्वर्टेड टू 8 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। देखो यहां पे बात बोला है, सो हर एक डिवेंचर को कन्वर्ट करेंगे 8 इक्विटी शेयर्स में, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे एक डिवेंचर के बदले 8 इक्विटी शेयर, तो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर बताना कितना का है, ये 100 रुपया करके, 100 रुपया करके तो 2 जीरो काट के तुम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल सकते हो। तो 50,000 हो गया, यानी 50,000 डिवेंचर है उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है। तो एक एक डिवेंचर के बदले 8 इक्विटी शेयर, तो 50,000 डिवेंचर के बदले कितना हो जाएगा, तो 50,000 इंटू 8 करना पड़ेगा। तो 50,000 इंटू 8 करोगे तो 4 लाख बनता है। कितना बनता है, 4 लाख। यानी जब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करोगे तो 4 लाख इक्विटी शेयर्स हो जाएगा नया वाला, और पुराना वाला तो 50,000 है ही। तो जब डाइल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर्स का बात करेंगे तो वहां पे दोनों ऐड हो जाता है। बोलो बात समझ में आया। चलिए एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको बेसिक निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन करते हैं, यहां पे पहले बेसिक पाफेस निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं यहां पे कैलकुलेशन फॉर बेसिक पाफेस, कैलकुलेशन फॉर बेसिक पाफेस। ध्यान रखना एकदम बढ़िया से किस तरह से कर रहे हैं हम लोग। सो बताओ बेसिक पाफेस निकाल रहे हैं। यहां पे डेटा कहां से दिया हुआ था, पैट से दिया हुआ था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से दिया हुआ था। देख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 3 करोड़ रुपए का, तो पैट लिखेंगे यहां पे 3 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ रुपए का पैट हो गया। और यहां से लेस करेंगे आफ्टर टैक्स है ना, तो बस डायरेक्टली प्रीफरेंस डिविडेंड को माइनस करना पड़ता है। तो प्रीफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देंगे। बताना प्रीफरेंस डिविडेंड है कितने का, बोलेंगे सर 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 50 लाख का, तो 50 लाख का 12% मारेंगे। तो यहां पे लिख देते हैं 50 lakhs
इंटू 12%, तो 50 लाख का 12% 6 लाख होता है। कितना होता है? 6 लाख। माइनस कर दोगे तो 2,94,00,000, 2,94,00,000 का निकल जाएगा हमारे पास बेसिक पाफेस। लो, इतना सिंपल तरीके से बेसिक पाफेस निकल गया। आ रहा है समझ में? बस जहां का डेटा दिया हुआ वहां से नीचे बढ़ते जाओगे पाफेस निकालने के लिए। तो बेसिक पाफेस निकल गया। बताओ एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना का होगा बेसिक वाला? तो बोलेंगे सर बिना मतलब बिना कन्वर्जन का, बिफोर कन्वर्जन। तो बिफोर कन्वर्जन हमारे पास 50 लाख शेयर्स है, तो यहां पे लिखेंगे जाके 50 lakhs शेयर्स। तो देयरफॉर बताओ बेसिक ईपीएस कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर बेसिक ईपीएस हो जाएगा 2,94,00,000 को डिवाइड करेंगे 50 लाख से। किससे डिवाइड करेंगे? 50 लाख से डिवाइड कर देंगे। तो बताना 294 lakhs डिवाइडेड बाय अगर 50 lakhs करेंगे तो आता है 5.88, यानी 5 रुपया 88 पैसा निकल के आ रहा है। यानी 5.88 का ईपीएस निकल गया, वो भी बेसिक वाला। आंसर देखो मैच कर रहा होगा 5.88 का। देखना ये सब क्वेश्चन आपका ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 का ऑनर्स में पूछा गया है। इसके पहले भी जो क्वेश्चन किए थे वो भी ईयर में पूछा गया है। तो ये सब ध्यान रखना किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं नाउ किसका कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन फॉर डाइल्यूटेड। अब डाइल्यूटेड के बारे में बात करना पड़ेगा। डाइल्यूटेड पाफेस, अब डाइल्यूटेड पाफेस निकाल लेंगे। अच्छा, डाइल्यूटेड पाफेस निकालने का तरीका तुमको बताए थे। जब प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट करेगा तो क्या केस था, और डिवेंचर को करेगा तब क्या केस था। यहां पे तो डिवेंचर को कन्वर्ट कर रहा है, तो यहां पे लिखेंगे डाइल्यूटेड पाफेस इक्वल टू, बताओ क्या लिखे थे? बेसिक पाफेस। बेसिक पाफेस में प्लस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आफ्टर टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आफ्टर टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? तो आइए अमाउंट एक बार देख लेते हैं। बताओ बेसिक पाफेस कितना निकला हुआ है? 2,94 lakhs निकला हुआ है। 2,94 lakhs लिख देंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आफ्टर टैक्स कितना का होगा? बताओ हमारे पास इंटरेस्ट कितना होगा, पहले ये बताओ। बोलेंगे सर 50 लाख का 10% होगा 5 लाख, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। 50 लाख रुपया का 10% मारेंगे तो 5 लाख का हो गया। और रेट ऑफ टैक्स कितना का है? 30%, यानी 70% होगा आफ्टर टैक्स। अगर रेट ऑफ टैक्स 30% है तो आफ्टर टैक्स कितना होगा? 70%। तो 5 लाख का 70% मार देंगे तो आफ्टर टैक्स निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। यहां पे फिर भी लंबा तरीका से तुमको बता देते हैं। बताओ अगर 50 लाख है पूरा, ये 50 लाख का 10% मारेंगे तो ये इंटरेस्ट निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना? और इसका 70% मारेंगे तो आफ्टर टैक्स निकल जाएगा, क्योंकि टैक्स करे 30% है, आफ्टर टैक्स निकालना है तो 70% मार दो। तो बताओ ये आ गया 2,94,00,000 और प्लस 50 लाख का 10% का 70% मार दोगे तो आ जाएगा 3,50,000। चेक करो एक बार सब लोग। 50 लाख का 10% मारोगे तो 5 लाख और उसका 70% मारोगे तो 3,50,000 हो जाएगा। अब जोड़ के देखो कितना आता है, तो 297,5 पर 4 जीरो हो जाएगा, यानी 2,97,50,000 रुपया निकल गया डाइल्यूटेड पाफेस। बोलो समझ में आया? एंड बताओ डाइल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर्स भी चाहिए हम लोग को आफ्टर ना। तो डाइल्यूटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलेंगे सर ओल्ड प्लस न्यू। ओल्ड वाला कितना है? 50 लाख का, तो लिखेंगे 50 लाख प्लस नया वाला कितना होगा? तो बोला गया था क्वेश्चन में हर एक डिवेंचर के बदले 8, यानी 50,000 इंटू 8 करेंगे तो 4 लाख बनेगा। तो पहले लिख लेते हैं डिटेल्स में यहां पे। तो यहां पे लिखेंगे 50,000 डिवेंचर, जिसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 लाख बन जाएगा। यानी ये हो जाएगा 50 लाख और प्लस ये हो जाएगा 4 लाख, मतलब हो जाएगा 54 lakhs। 54 लाख शेयर्स हो जाएगा हमारा। तो बताओ देयरफॉर अगर डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना होगा, तो डिवाइड कर देंगे ये डाइल्यूटेड पाफेस वाला से। 297,5 पे 4 जीरो और डिवाइड कर देंगे 54 लाख से। बताओ कितना रुपया निकल रहा है? बोलेंगे सर 297,5 पे 4 जीरो
और डिवाइडेड बाय 54 लैक्स, यानी आ रहा है आपका 5.51, 5.509 है तो 51 कर देते हैं, यानी 5.51 ये हमारे पास निकल गया डाइल्यूटेड ईपीएस। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पे किसी को डाउट हो रहा हो तो जरूर हमको मैसेज करके पूछो कि कहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जब तक तुम ये सब चीज देखोगे नहीं, वीडियो को समझोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। क्लियर चीज? तो चलिए हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपके तरफ से कंप्लीट करना बाकी है। जितना जल्दी पढ़ोगे, जितना जल्दी कंप्लीट करोगे, उतना फायदा है। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे।